वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार हमारे साथ नहीं है, उम्मीद है कल या परसों तक वो रीजॉइन कर लेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जो भारत ने पुलवामा के वाक़े के बाद रद्द अमल के तौर पर जो जारियत की थी पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में, और जहां उन्होंने ये क्लेम किया था कि जनाब उन्होंने 250 से 300 दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, उसके बाद से मुसलसल एक वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स चल रही है। उनकी अपनी हुकूमत, फ़ौज, बीजेपी सब की तरफ से डिफरेंट वो हो रहा है। पहले आपको याद होगा जब ये अटैक किया गया था, उसके बाद जो उनके सेक्रेटरी खारजा हैं गोखले साहब, उन्होंने कहा था कि हमने वहाँ दहशतगर्द मार दिए हैं। अगले रोज़ पाकिस्तान 350 नहीं, उन्होंने फिगर नहीं दिया था, उन्होंने कहा था मैनी, बहुत सारे। तो उसके बाद अमित शाह जो हैं उनके बीजेपी के रहनुमा, उन्होंने इलेक्शन रैली में कहा जनाब 250 से 350 के करीब हमें इत्तलात मिल रही हैं। मगर उसके बाद पाकिस्तान ने जब काउंटर क्लेम कहा कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डिस्पाइट वट एवर सेटेलाइट जो सारी इमेजरीज, किसी में भी वो चीज़ प्रूव नहीं हुई, तो अब थोड़ा थोड़ा वापस बैकफुट पर आ रहे हैं। और जैसे बैकफुट पर आ रहे हैं वैसे ज़ाहिर है वहाँ पे अपोजिशन उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ा रही है। आज इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं जनाब उनके एयर मार्शल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि हम कोई कैजुअल्टी फिगर नहीं दे सकते, ये देना हुकूमत का काम था। क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़ियों ने उनसे कहा कि जनाब ये तो कैजुअल्टी फिगर्स हुकूमत दे चुकी है, बीजेपी हुक्मरान जमात भी दे चुकी है। इसको ज़रा उसमें तरतीब में देख लें हाँ चीज़ों को। जब हमला हुआ है बालाकोट पे, तो उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा था 350। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा कि मुसल्लह अफवाज के 3 आला एहलकारों की दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनसे ये सवाल पूछा गया था कि भाई साहब असल में तो आप लोग गए थे, तो तैयारों में कैमरे भी होते हैं, तो बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम ये तो नहीं बता सकते कि कितने लोग मरे, वो तो हमने अटैक किया, टारगेट हासिल किया और वापस आ गए। उसके बाद भी हुकूमत को चैन नहीं आया, तो वो जो अमित शाह की जिस रैली का आप इशारा कर रहे हैं, ये कल उन्होंने अहमदाबाद जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ जलसा आम में कहा 250। अब जो सिविलियंस हैं उनके पास कोई दूरमार कैमरे हैं जिनसे कि वो लाशें गिन सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भारतीय फ़ज़ाइया ने हमला किया उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। ये जो आपने एयर चीफ मार्शल बरिंदर सिंह धनवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है, उसमें भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें जी, हम टारगेट तो बता सकते हैं कि कितने हमने हिट किए, लेकिन उसके अंदर कौन था, कितने थे, ये तो जाहिर है हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये बात समझ में आने वाली, कैसे हुकूमत कैसे बताएगी, वो तो अटैक तो उन्होंने किया था ना। नहीं, यहाँ मज़ेदार बात ये है कि एयरफोर्स को नहीं मालूम कि कितने लोग मरे, लेकिन जो दिल्ली में बैठा हुआ सिविलियन वजीर है या बीजेपी का सदर है, उसे पता है कि कितने बड़े। मैं कह रहा हूँ कि कितनी अजीब ये सूरत हाल वहाँ डेवलप हुई है, उसकी जानिब ये इशारा कर रहा हूँ। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने कहा कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ कह रही है कि भैया कुछ तो बताओ, इसलिए कि जो 2016 में आपने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसका भी वीडियो आपने कोई 6 महीने बाद रिलीज़ किया, और उसमें भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी कि ये कहाँ है, ये बॉलीवुड में शूट हुआ है या कहाँ शूट हुआ है। और उससे भी पहले पता नहीं आपको याद है या नहीं है, 4-5 साल पहले एक इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था कि सियाचिन का जो इलाका है वहाँ, चूँकि मेडल्स का भी तो मसला होता है ना कि किसको मेडल देना या नहीं, तो एक बाकायदा लड़ाई स्टेज की गई और उसमें लाशों की अदाकारी हुई। बिल्कुल। अच्छा, उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट बनी, मेडल्स, तारीफ़ी असनाद तकसीम हुई, और उसके बाद आपको पता है सहाफ़ी तो बहुत ही कमीने होते हैं, उन्होंने किसी ना किसी ने भांडा फोड़ दिया, उसके बाद तहकीकात हुई, मेडल वापस लिए गए, सज़ाएं दी गई। तो यहाँ ये सूरत हाल है। अच्छा, अब मसला ये है कि इलेक्शन का ज़माना है, तो अपोजिशन तो ये सवाल पूछेगी। अच्छा, मोदी साहब कहते हैं कि ये जो सवालात उठा रहे हैं ये गद्दार हैं, ये जो तफसील पूछ रहे हैं, क्या आप विश्वास नहीं करते अपनी सेना पे? क्या आप हम पे, और ये आप क्यों खेल रहे हैं? अच्छा, सिद्धू
खुद साख्ता पर्सोना नॉन ग्राटा सिद्धू जो है वो ट्वीट कर सकते हैं, इसलिए कि वो MP हैं, रुकन असम्बली हैं और बासर आदमी हैं कि जी 300 दहशतगर्द हलाक, हाँ या नहीं में जवाब चाहिए। मकसद क्या था, दहशतगर्द मारना या दरख्त उखाड़ना, क्या ये इंतखाबी करतबबाजी नहीं? सिद्धू ये कर सकते हैं इसलिए कि उनको कोई पिटाई नहीं कर सकता। महबूबा मुफ्ती भी ये सवाल उठा सकती हैं कि जो लोग बालाकोट हमले पे सवालात कर रहे हैं उन्हें मुल्क दुश्मन करार देना इंतहाई अफसोसनाक है। महबूबा का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को मोदी का ये जो जाल है ना कि जी जंग पे ही पूरी इलेक्शन कैंपेन लड़ी जाए, इसमें नहीं उलझना चाहिए। जो असल मसाइल हैं जो मोदी नहीं उठा रहा, इकोनॉमी, GST, नोटबंदी, किसानों का बहरान, ये उठाने चाहिए, वरना आप उसके जाल में उसके एजेंडे को सर्व करते चले जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक इस बात का, अच्छा अब ये तो हैं आम लोग, ये ख़ास लोग, इनकी पिटाई नहीं होती। कोई आम आदमी अगर यही बात करे तो उसके साथ क्या होता है, वो मैं खबर पढ़ रहा था कि कर्नाटका का इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस सिविल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर है संदीप वथर, उन्होंने अपना जो फेसबुक अकाउंट उस पर लिख दिया कि अगर कशीदगी हाथ से निकलती है तो भक्तों, यानी BJP के लोगों, सैफरॉन ब्रिगेड, भक्तों लाखों जिंदगियों की तबाही के जिम्मेदार तुम होगे, क्या तुम्हें ज़रा सी भी शर्म है? ये लिख दिया उन्होंने। उसके बाद जो लौंडे थे राइट विंगर, उन्होंने अरे वो घेराव कर लिया, कहने लगे उस्ताद जी नील डाउन हो जाएं और सॉरी कहें। उस्ताद जी नील डाउन हुए, सॉरी कहा। अब जो ट्वीट के साथ तस्वीर जारी हुई है उसमें पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं, मज़े की बात है। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज की इंतज़ामिया ने उन्हें उन देशभक्त स्टूडेंट्स को यकीन दिलाया है कि हम इसे नौकरी से फारिग कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो अब ये सूरत हाल है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मोदी साहब का मूव क्या है, पाकिस्तान पायलट वापस कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान मुस्तकिल कह रहा है इमरान खान साहब के साथ हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि कशीदगी डीएस्केलेट हो। हम चाह रहे हैं कि मोदी से टेलीफोन पे बातचीत हो, वो सब अपनी जगह, लेकिन मोदी तक शायद ये बातें नहीं पहुंच रही। मैं अभी देख रहा था रिपब्लिक TV की तरफ से एक ट्वीट जारी हुआ है जिसमें आज अहमदाबाद में मोदी ने एक रैली से मेमथ रैली उससे खिताब किया और उसने क्या कहा, अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी साहब का अगले 1.5-2 महीने का एजेंडा है क्या। स्ट्राइक हमने पहली बार की, तब कहाँ चुनाव था भाई? तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और हो। ये हमारा सिद्धांत है, हम और ये बात घर में घुस के मारेंगे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। अच्छा, ये है एजेंडा। ये 2.5 महीने चलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन के बाद जो है, इलेक्शन तक यही चलेगा। आज इससे पहले आज इन्होंने एक और 2 रैली से खिताब किया। ये तो आप लेटेस्ट वाली बात करें, सुबह जो किया उसमें ये इस हद तक वो थे कि कोची को ये कराची कह गए और फिर बाद में कहा कि असल में कराची मेरे जहन पे सवार है, तो इस वजह से। अच्छा, इन्होंने फिर 2-3 दिन पहले ये भी कहा था कि जी राफेल तैयार होते तो फर्क पड़ जाता। उसी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जनाब अब ये सुहासिनी हैदर जो हैं उन्होंने 2-3 सवालात उठाए। उन्होंने कहा जी एयर चीफ कह रहे हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है बालाकोट का अटैक कि कोई हम कैजुअल्टी फिगर नहीं दे सकते, जबकि हुकूमत और बीजेपी तो कह चुकी है कि जनाब 300 लोग जो है हमने उसमें मार दिए हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमारे तैयारों ने पूरा नहीं ये तो हम बात कर चुके हैं ना। वो सुने तो उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब है कि जो मोदी का क्लेम था कल का कि अगर हमारे पास राफेल होते तो बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल हो जाता ऑपरेशन। हाँ, ठीक है, इसका मतलब सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि ऑपरेशंस जो हैं वो ऑनगोइंग है, जबकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनका दफ्तर खारजा जो है वो उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये ऑपरेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ आप में से कोई एक बंदा खड़ा हो जाए कि असल बात है क्या। हुकूमत कुछ कह रही है, फ़ौज कुछ कह रही है, बीजेपी हुक्मरान जमात कुछ कह रही है, तो क्या है क्या। अच्छा, जहाँ तक राफेल का मसला है तो ये जो
एयर चीफ मार्शल धनवा साहब हैं, हाँ, धन्नो, उन्होंने इत्मीनान दिलाया है कि फिक्र ना करें, राफेल जो हैं सितंबर तक मिल जाएंगे। हाँ, उसके बाद देख लेंगे फिर जंग का नक्शा जो है वो क्या होता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने पहली स्ट्राइक का जो है बदला जो उनके साथ हुआ है, उसके बाद वो जाहिर है इस बात से तो वो होंगे कॉन्शियस के जनाब अगर दोबारा हमने उस तरह की हरकत की तो उस तरह का आपको पता है कितने कॉन्शियस हैं ये, कितने कॉन्शियस हैं कि कल मोदी साहब ने इलेक्शन कैंपेन के तौर पे जो गांधी ख़ानदान का आबाई हल्का अमेठी, बिल्कुल, उसमें एक स्मॉल आर्म्स जहां क्लाशनकॉफ बनती हैं उस फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। और पीछे वो इतनी बड़ी वो थी टीवी स्क्रीन जिसमें अच्छा, राहुल गांधी साहब ने उन्हें याद दिलाया। अच्छा, राहुल गांधी साहब ने मेरे ख्याल में तो बदतमीजी की मोदी को झूठा नहीं कहना चाहिए ना, उन्होंने कहा कि ए झूठे, 2010 में मैं इस फैक्ट्री का संगे बुनियाद रख चुका हूं और यहाँ ऑलरेडी स्मॉल आर्म्स तैयार हो रहे हैं, और तुम आज ये इंप्रेशन दे रहे हो जैसे मैंने इफ्तिताह किया है। तो मैंने जो अर्ज़ किया ना कि मोहब्बत, जंग और इलेक्शन में सब जायज़ है। तो इसका मतलब टुक टुक चलती रहेगी, लाइन रोल गर्म रहेगी। मोदी जो हैं जलसा आम में और उनके जो हरावल दस्ते हैं वो टीवी स्क्रीन पे धुआंधार जंग करेंगे, पाकिस्तान पे ज़बरदस्त बमबारी करेंगे, बर्बाद करके रख देंगे। लेट्स सी, जो उन्होंने किया अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाहर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान के आज एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कल अदम तंजीमों को कंट्रोल में उनके असासे और अकाउंट्स और उनके जो भी चाहे वो फलाई इदारे उनको कंट्रोल में लेने के लिए आज सलामती काउंसिल ऑर्डर 2019 जारी किया गया है। उसके साथ ही वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान कल सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं कल अदम तंजीमों के ख़िलाफ़। और वुसै साहब, ये सारी चीज़ें बहुत सुनी लगती हैं। मैं आपको तो यार इस सब्जेक्ट को छोड़ो, मुझे इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं। मैं तो एक लतीफ़ा सुना, दो अफीमी बैठे हुए थे, तो एक तीसरा अफीमी आया, उनसे कहा यार फतू मर गया है। अच्छा, वो जो दो थे उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया इस बात का। ये तीसरा ये समझा कि इन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं, कहने के ओ भाई मैं क्या फतू मर गया है। तो उनमें से एक कहने लगा हुणे 5 मिनट पहले तो मरिया सी फिर मर गया। तो ये जो है ना, मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लाना चाहता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान 5वां साल शुरू है ना, इसे 5वां साल, और उसमें कितने नुकात थे? मेरे ख्याल में 20 के करीब थे ना। अच्छा, अब होता ये है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो फैटफ है जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से पाकिस्तान के पीछे लगी हुई है, तंग करके मार दिया है ना, कुछ करो ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया। अब जो है वो जून में फिर उन्होंने करना है, और उन्होंने कहा है कि जी ग्रे से हो सकता है ना। मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ें मतलब ठीक है, हम लाख कहते रहे कि जी हम हर चीज़ अपने मफाद में कर रहे हैं, लेकिन भाईजान ये फिर फैटफ का इजलास जो होता है तो उसी वक्त ये फुर्तियाँ क्यों नज़र आती हैं? मेरा सवाल ये है, 10 नुकाती प्लान जो फैटफ ने दिया है उसमें 27 टारगेट्स इन्हें हासिल करने हैं रियासत पाकिस्तान को। और अब जो ताज़ा तरीन जो जायज़ा लिया गया है कि क्या प्रोग्रेस हुई है, तो उसमें ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो हुकूमत पाकिस्तान का है उसकी ये रिपोर्ट है कि 2018 और ये जो 2 माह हैं इसके दौरान हमने 8,707 मशकूक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं, जो कि 2017 के मुकाबले में 57% ज़्यादा हैं। ये अच्छा, तो फिर ज़ाहिर है फैटफ सवाल उठाएगा कि भाई कर क्या रहे हैं आप यकीन दहानियों के अलावा। अब मसला ये है कि 5 साल में आप कम से कम ये तो कर सकते थे,
ठीक है जहादी तंजीमों को छोड़ दें, ये जो मदारिस हैं इनके करिकुलम की बात हो रही थी, इनकी फाइनेंशियल जो है अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, क्या 5 साल में ये भी नहीं हो सका आपसे? आम आदमी का सवाल है। ये चीज़ें मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये सुनी इसलिए लगती है कि मुशर्रफ के दौर में ये सारा कुछ हो चुका, ठीक है, उसमें भी मॉडल मदरसा भी बन गए थे और निसाब भी मैं जानबूझ के 2015 से आ रहा हूँ, मुझे पता है कि आप 1995 की बात करें कि 2002 मैं भूल गया ना, मुझे याद ही नहीं है, उसको छोड़ दें, वो तो फिर लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं सिर्फ इन 5 साल में कह रहा हूँ कि 5 साल में नवाज शरीफ को निकाल सकते हैं, शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत में आ सकता है, इमरान खान हुकूमत में आ सकता है, दुनिया पलट सकती है, लेकिन 5 साल में उसी एक्शन प्लान के तहत जिस पे तमाम सेंसिटिव इदारे और सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ थीं, मदारिस का क्या हुआ? फिर आपने एक तजर्बा किया कि यार ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुलविस तंजीमें नहीं है, इनको मेन स्ट्रीम अगर कर दिया जाए तो कितना अच्छा है। वो तजर्बा भी आपने कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि जी हमारे पास वसाइल नहीं हैं और हम जो हैं अगर इन पे सख्त हाथ डालेंगे तो कहीं बैकफायर ना कर जाए, फिर हमें एक और बहरान का सामना करना पड़ जाए। और दूसरा देखिए, मुझे हमेशा इनसे ये रहा कि अब इस दौर में आपको जो ये प्रॉक्सीज़ हैं वो फ़ायदा नहीं नुकसान देंगे। हाँ, दौर गुजर गया, वो दौर गुजर गया, वो आपने इस्तेमाल किया, अमेरिका ने भी इस्तेमाल करके देख लिया ना, हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, वो करके उस वक्त बिल्कुल ठीक था। अब वो चीज़ें, अब अमेरिका के पास जो डंडा है वो तो कर सकता है कि तालिबान भी बना लो जी, अलकायदा भी बना लो और फिर दाइश भी बना लो, ठीक है, आपके पास वो चीज़ नहीं है। और जब इलाके में अरबों डॉलर की रकमें लगी हुई हो ना मुल्कों की, बिल्कुल, तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होते इस तरह की। अच्छा, एक बड़े मज़े की मैंने स्टेटमेंट सुनी, अब क्योंकि चीन के बारे में भी यही था कि अब जो अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ कोई अगर करारदाद की तो शायद चीन वीटो ना करे, तो उससे पहले हमने उसे प्रीएम्प्ट किया। क्या उसमें एक ख़बर छपी है आज कि पाकिस्तान भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा। और दूसरे एक जुमला और भी कहा है, पता नहीं आपके दोस्त फवाद चौधरी का किसका है, कि इंडिविजुअल रियासत से ज़्यादा अहम नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर दबाव पड़ा तो नहीं, लेकिन मुझे से प्रॉब्लम ये है कि देखिए, कमिटमेंट नहीं है, किसी भी हुकूमत की कमिटमेंट नहीं होती, और या तो वो डरते हैं, ठीक है, या ये है कि क्योंकि यही तंजीम या एडहॉक है, या एडहॉक होता है कि वही आप यार ये आज का दिन गुजर जाए, आज का दिन गुजार लो, फिर वही लोग, उनको मौका मिलता है, आप नज़रबंद करते हैं, उसकी नज़रबंदी की तौसी होती है, फिर वो चीज़ जब अदालत में जाती है, अदालत हुकूमत से कहती है कि इनके ख़िलाफ़ क्या चार्जेज़ हैं, कहते हैं चार्जेस तो कोई नहीं है, नक्शे अमन का कोई वो अंदेशा है। तो उन्होंने कहा भाई नक्शे अमन का अंदेशा है तो आपने इन को इतने अरसे से बंद क्यों किया हुआ? अदालत में क्या करें? अदालत में आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप जब तक अपने कॉज के साथ कमिटेड नहीं है तो दुनिया को आप बार बार एक ही तरीके से जो है ना यार, वो एक ऐसी तुम्हारी बात से मुझे याद आया, अगर इन जहादी तंजीमों के पीछे या जो शिद्दत पसंद एलिमेंट्स हैं उनके पीछे नैब को लगा दिया जाए तो कोई फ़ायदा होगा? इसलिए नैब निकलवा लेती है। हाँ, हमने तो नैब को लगा दिया था, लेकिन नैब कुछ नहीं निकाल सका, तो नैब क्या निकाल सकेगी? क्योंकि वो जाहिर है। इसी बात पे एक ब्रेक ले लेते हैं, वरना कुछ ज़्यादा ही मुँह खुल जाएगा। ब्रेक ले। वेलकम बैक। और MQM के रहनुमा सैयद अली रज़ा आब्दी को कत्ल हुए अब 7 हफ्ते हुए चाहते हैं। JITB बनी, उसके बाद ये केस फिर CTD को भी दिया गया। आज CTD के जो SSP हैं नवीद ख्वाजा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हमने 4 मुलजिम मज़ीद गिरफ़्तार किए हैं जो असलहे की तरसील, रकम की मुंतकली और रैकी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आज जो है हमने फ़ारूक नामी एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया, जिसकी निशानदही पर मज़ीद 3 गिरफ़्तारियाँ अमल में आई। केस के 3 मुलजमान अभी तक मफरूर हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हमने केस सॉल्व कर लिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अली रज़ा आब्दी का कत्ल 2 हफ्ते की मनसूबाबंदी के बाद हुआ। दफ्तर और रेस्टोरेंट के अलावा घर की भी रैकी की गई। अच्छा, मुलजमान तो धड़ाधड़ गिरफ़्तार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक जो है
वजह मालूम नहीं हो पाई। क्या था मकसद क्या था कत्ल का, जो जिसके लिए ज़ाहिर है सब ने वो किया था कि आपने इतने सारे लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। उन्होंने ये कहा कत्ल के लिए बज़ाहिर उजरती कातिल इस्तेमाल किए गए, वो पहले दिन से सबको पता था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो असलहा है ये जो है लियाकताबाद में एहतशाम के कत्ल में भी इस्तेमाल हुआ, पहले दिन से। ये कातिलों से तफ्तीश के बावजूद मकसद मालूम नहीं हुआ। ज़ाहिर है उजरती कातिल हैं तो कोई ना कोई मोटिव तो होगा ना। पैसे किसने दिए, क्या क्या कत्ल कराया। तो आज उन्होंने ये कहा और उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि जी जनाब ये केस समझ लें कि बस हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अखलाक आब्दी साहब जो कि वालिद हैं अली रज़ा आब्दी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो आप बताइए कि आप क्या रद्द अमल है आपका इस पे? तो ये कहूँगा कि अब अगर इन्होंने ये 3-4 आदमी पकड़े हैं तो जो ये कहते हैं कि उन्होंने उनको असल कातिलों के नाम भी बता दी है, सब चीज बता दी है, तो उनकी तो अगर नाम आ गए तो उनकी शक्ल भी तो आ गई होगी ना इनके पास। तो उनके फोटो वोटो हैं कुछ या नहीं है? सही कुछ इन चीजों को अगर ये एयर करें और उसके बाद एडवर्टाइज करें और उस पर हेड मनी लगाएं, तो अगर ये पाकिस्तान में कहीं छुपे हुए तो मेरे ख्याल में इनका पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आपको अखलाक भाई इन्होंने बताया फैमिली को कि कौन लोग हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमें नाम मालूम है कि कातिल कौन है? जी, इसमें भी है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि कोई हसनैन है, बिलाल है, मुस्तफा है जी, वो जो 3 है, नहीं जो पकड़े हैं वो तो जी दूसरे नाम है, 4 नाम, इसके अलावा 4 नाम दूसरे जो पकड़े नहीं गए ना जी, जो 3 मुल्ज़िमान मफ़रूर हैं अभी तक। जो जिसने शूटिंग की थी, जिसने गाड़ी चलाई थी, बिल्कुल हसनैन ने गाड़ी चलाई, बिलाल ने शूटिंग की थी, मुस्तफा ने पैसे दिलवाए थे, तो ये सब नाम तो है ना। तो इनके जब नाम है तो इनकी शक्लें भी तो कोई होंगी ना, या नहीं है? तो आप रिश्तेदार भी हैं, तो उनको भाई आप उन पे हेड मनी लगाए, आप उनको क्यों नहीं ढूंढ रहे? उनको ढूंढे, पकड़े। आपको इन्होंने ये भी बताया था कि जो ये वारदात करने के बाद वो लोग लाहौर चले गए थे? जी हाँ, पहले यही बताया था उन्होंने कि ये गाड़ी इन्होंने मोटरसाइकिल चला दी और लाहौर गए थे, हम इनके पीछे गए और वो हमें नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले। तो इस सारे उसमें आपने भी जाहिर है फैमिली को तो सबसे ज़्यादा ये होगा कि क्या वजह है, तो कोई CTD कोई JIT किसी ने आपको बताया कि वजह क्या थी? ये बस ये तो ये कहते हैं कि किसी ने सुपारी दी है, कोई उजरती कातिल है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि अली रजा आब्दी के ऊपर कौन पैसे लगा के कत्ल करेगा उसको। कोई वो आप दुनिया भर में पूछ लें उसका नहीं, फर्ज करें सुपारी पे ही कत्ल हुआ तो सुपारी किसने दी ये तो पता लगाया जा सकता है ना। हाँ, ये तो कहते हैं ना, वो पता लगेगा जब वो ना पहले आया था ना नाम के जाहिद शूटर है और जाहिद शूटर के पीछे वसी लाखों है। बिल्कुल, तो वसी लाखों और जाहिद शूटर पकड़े जाएंगे तो वो बताएंगे कि किसने उनको पैसे। तो आपको लगता है कि ये केस कहीं जा रहा है या ये गोल गोल ही घूमे जा रहे हैं जब से या पुलिस और तहकीकी इदारे आपको जल्दबाजी में लग रहे हैं? सर ये जल्दबाजी तो नहीं है, 7 हफ्ते तो हो गए हैं और अब इन्होंने ये बंदे भी सामने ले आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए ये कि इसको केस को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करें जो पाकिस्तान में हैं। मतलब उनकी, मैंने जैसे कहा ना कि उनकी शक्लें तो होंगी ना, कोई नाम जो पता लग गए तो भाई आप अखबारों में दें, पे हेड मनी लगाएं। बड़े लालची लोग हैं पाकिस्तान में, तो कोई भी पकड़ के दे देगा इनको। तो आपको ये काम करना चाहिए ना। आपको इन्होंने कोई इस टाइप का इंडिकेशन नहीं दिया कि मोटिव क्या था? सिपारी दी गई तो किस बुनियाद पे दी गई? पहले तो वो सियासी कहा गया था, लेकिन अब आज कहा है कि सियासी भी नहीं है, मजहबी भी नहीं है, तो पता नहीं क्या है, अल्लाह जानता है। हाँ, ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसकी वजह ना सियासी है ना मजहबी है, बस किसी का दिल चाहा उसने मार डाला। हाँ, फिर तो यही वजह हो सकती है। बिल्कुल, किसी ख्वाब में आया सो के मार दो, मार दी। वही तो ये बिल्कुल CTD की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे तो यही लगा कि बस ये चाह रहे हैं कि अगर यही थे नताइज तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत? हाँ, और क्या, जब आपने केस क्लोज ही करना है और बस ज़बरदस्ती बंदे डाल करके और आप कह देंगे कि बस हाँ हमने सॉल्व कर लिया, तो ये तो सॉल्व नहीं हुआ ना। बेहतर होता हम किसी से भी बात करते थे। बहरहाल ये किसी मजलूम का खून है, सही बात। लोगों को चाहिए कि इसको जो है ना हल करें और सही कातिलों को पकड़ें। इनके पास बहुत सारे शवाहिद हैं जो हमने दिए हैं, जिसको उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया। आपने अपने शवाहिद की बुनियाद पे आप किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं?
सर बहुत सारे फुटेजेस हैं जिसके अंदर जो ये कहते हैं ना कि रैकी हुई, तो वो रैकी वाले लोग हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने रैकी की, और उनको उनकी शक्लों को और अभी जो लोग इन्होंने पकड़े उनसे मैच तो करें, ये वही लोग हैं कोई और है? सही, ठीक है ना, ये भी तो मैच करना चाहिए ना जो फुटेजेस के अंदर मौजूद है। ये कहते हैं 2 हफ्ते से वो हो रही थी, 96 आवर्स की कंटिन्यूअस फुटेज मौजूद है। सही बात, ठीक है ना, और बताया है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये मसला क्यों हल नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ इतना मुश्किल काम नहीं है, हल किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि आप ये देखिए ना कि अब ये जब आप कह रहे हैं कि बिलाल है, मुस्तफा है, कालीचरण है, अरे भाई इनकी शक्लें भी तो होंगी ना कोई। सही बात। तो आप इनकी शक्लों को कल दें अखबार के अंदर, टीवी के ऊपर चलाएं, हेड मनी रखें इनके ऊपर, इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। सही बात। चले हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे पकड़े। ये तो हम सिंपल लोग कह रहे हैं, ये तो बहरहाल प्रोफेशनल लोग हैं, इनको हमसे ज्यादा पता होगा कि किस तरह करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया अखलाक साहब। और क्या हम भी कुछ नहीं कह सकते, ब्रेक ले लेते हैं, यही तो ये कर सकते हैं, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। मुल्क भर में गैर मामूली बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, और ये जो अनयूजुअल वेदर है उसकी वजह से बाकी जगह तो शायद बारान रहमत है, मगर बलूचिस्तान में 3 अजला जो पशीन, खुजदार और चमन में सैलाबी रेलों की वजह से कम से कम 13 अफराद की अमवात हुई है और 1500 ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मीरानी डैम जो है वहाँ उनके करीब जो रहने वाले हैं उनको भी वहाँ से महफूज किया गया है। यहाँ पर जो है अभी ये कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, और शायद वेदर जो है अगर बेहतर होगा तो हालात बेहतर हो जाए। बारिशें इस मौसम में जैसे हमने पहले कहा कि गैर मामूली हैं, तो हमने सोचा कि माहिर मौसमियात मोहम्मद हनीफ साहब हैं, उनसे हम पता कर लेते हैं कि अब वेलकम टू द शो। ये बताइए, ये जो बारिशें हो रही हैं ये पहले इस तरह नहीं होती थी? इस तरह होती थी या नहीं होती थी या नहीं होती थी? आप जाहिर है बेहतर जानते, तो हमें बताइए वेदर पैटर्न क्या है। देखें, बिल्कुल इस सीज़न के दौरान ये चौथा महीना के गैर मामूली मौसम है पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, शुमाली इलाका जात से लेके साहिली पट्टी तक जी। बाकी ये सिर्फ पाकिस्तान में तब्दीली नहीं देखी गई मुबशिर, ये तब्दीली दुनिया के तकरीबन कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने ममालिक हैं, ईस्ट टू वेस्ट तमाम इलाकों में, तमाम ममालिक में ये गैर मामूली तब्दीली देखी गई। इसकी वजह साइंटिफिकली ये है कि आपकी जो बालाई फिजा है, जिसको हम कहते हैं कि अपर एटमॉस्फेयर, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो इस साल बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई है। दिसंबर के मिड से ये हीटअप हुई है, जिसकी वजह से दुनिया के मौसम एक्टिव हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो फास्ट मोड में चली गई है। तो मौसम बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस साल, लेकिन अब इस महीने के मिड में या एंड में ये मामूल के मुताबिक हो जाएंगे। अच्छा, ये फ़ायदेमंद है ओवरऑल? मतलब वैसे तो ठीक है कि कहीं सैलाब आ रहे हैं, कहीं लोग मर रहे हैं, उससे कता नज़र अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये माशी लिहाज से कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखें, नुकसान तो यही है जो बलूचिस्तान में आपने देखा या आपने अभी अपने वीडियो क्लिप्स में दिखाया कि बलूचिस्तान में कुछ डेथ्स हुई, फ्लैश फ्लडिंग हुई, कुछ नुकसान पहुंचा कुछ इलाकों को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बलूचिस्तान में जो शदीद खुशहाली थी वो ख़त्म हो गई। एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ। सेकंड ये है कि इस साल गंदम की फसल पे इसके बहुत पॉजिटिव असरात हैं। इंशाल्लाह 2 माह के बाद आप देखेंगे कि बम्पर क्रॉप होगी गंदम की फसल पाकिस्तान में। तीसरा फायदा इसका जो हमें देखने में मिला कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी की किल्लत थी वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। ये 3 फायदे तो हासिल हो चुके हैं इन बारिशों की वजह से। बाकी स्नोफॉल का जो ट्रेंड है वो मामूल से 100% ज़्यादा है इस साल, चाहे मरी हो, गलियात हो, कागान, नारान, क्वेटा वैली हो, नॉर्दर्न एरियाज हो या नीलम वैली समेत कश्मीर के इलाके, तो 100% स्नोफॉल ज़्यादा हुई। और अप्रैल मई में जब ये स्नो मेल्ट होगी तो इंशाल्लाह पानी की किल्लत दूर होगी। अच्छा, अप्रैल मई में जब ये मेल्ट होगी तो तब भी खदशा है कि जो है यानी जून जुलाई में ये सब कुछ जो है, अगस्त में ये जो सैलाब है उनमें ट्रांसलेट होने का कितना खतरा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें, 2 किस्म के फ्लड का खदशा होता है। एक होता है मई जून में स्नो मेल्टिंग की वजह से जब बर्फ का पिघलाव होता है,
और इसका बहुत ज़्यादा इम्कान है कि मई और जून के महीने में स्नो मेल्ट की वजह से फ्लड रहेंगे, लेकिन वो फ्लड रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में और शुमाली इलाका जात के जो मकामी दरिया हैं, मकामी नदी नाले हैं, उन इलाकों में आएंगे। सिंध और पंजाब में उस किस्म का फ्लड नहीं आता। लेकिन ज़्यादा स्नोफॉल हो तो अमूमन ये देखा गया है कि जिन सालों में हैवी स्नोफॉल हो उन सालों में सैलाब भी आते हैं। नहीं तो क्या ये 2010 में भी यही पैटर्न था मौसम का, जो इतने भारी सैलाब आए थे? 2010 में जो सैलाब आया था उसकी वजह कुछ और थी, लेकिन 2009 में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी। ठीक है, ये जो एल नीनो इफेक्ट है जो शायद 90 की दिहाई से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो ये जिसकी वजह से ये होता है, या तो बिल्कुल खुश्क साली हो जाती है या इतनी ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हो जाती हैं, तो कोई वेदर पैटर्न नॉर्मल होने का चांस है आने वाले सालों में, या यही मौसमियाती तब्दीलियां जिसकी वजह से मौसम हड़बड़ाता रहेगा, इसी तरह पागल रहेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल फिलहाल तो लगता है कि ऐसा ही चलेगा कि हर 3, 4, 5 साल के बाद ये एल नीनो या कभी लानीना आ जाता है। लेकिन एल नीनो या लानीना जब भी हो तो उसका इम्पैक्ट दुनिया के मुख्तलिफ पॉकेट्स में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होता है। कुछ इलाकों में खुश्क साली होती है, कुछ इलाकों में सैलाब आते हैं। लेकिन इस साल ये जो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया जिसकी वजह से आपकी अपर एटमॉस्फेयर हीटअप हो गई है, इसका इम्पैक्ट एल नीनो से नहीं मिलता। इसकी वजह से दुनिया के तमाम इलाकों के मौसम बहुत एक्टिव हो चुके हैं। अबव नॉर्मल स्नोफॉल है, अबव नॉर्मल रेनफॉल है और टेम्परेचर बिलो नॉर्मल है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है जी। तो जो पानी का मसला है रहता था, ख़ुसूसन हमने जो शुरू के महीनों में साल के, वो अब बेहतर हो जाएगा? पानी तो मुबशर इतना ज़्यादा होगा कि काश हम इसको संभाल सकें, क्योंकि अप्रैल मई में ये स्नो मेल्ट होगी तो इसी स्नो मेल्ट को हम अपनी आंखों के सामने दरियाओं से होता हुआ समुद्र में जाता देखेंगे जी। चलें, समंदर में जाता हुआ देख तो लेंगे। गुज़िश्ता 2-3 सालों से समंदर में जाने से पहले ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था सर। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन बस हम मेट ऑफिस की जानिब से ये कहेंगे कि मई जून का महीना क्रिटिकल होगा स्नो मेल्ट फ्लडिंग की वजह से हिली एरियाज में। बाकी ये कि इंशाल्लाह ओवरऑल इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान पे। और इंडस डेल्टा के लिए ये अच्छी खबर है? बिल्कुल अच्छी खबर है जी। अच्छा, ये जो अभी बस हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये जो स्पेल चल रहा है, ये आप कह रहे हैं इस महीने के आखिर तक चलेगा या अब ये 1-2 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, देखिए बलूचिस्तान में इस कमिंग वीकेंड से पहले जुमेरात या जुमे के दिन एक और रेनफॉल होगी, जो लास्ट रेनफॉल होगी पाकिस्तान के जनूबी इलाकों सिंध और बलूचिस्तान के लिए। अच्छा, वहाँ पे तो ये स्पेल 1 वीक के बाद खत्म हो जाएगा जनूबी इलाकों में सिंध और बलूचिस्तान में। बालाई इलाकों में ये स्पेल इस महीने के मिड में जाके खत्म हो गए, उसके बाद मौसम मामूल के मुताबिक हो जाए। थैंक यू सो मच हनीफ साहब, ज़बरदस्त इनपुट का बहुत शुक्रिया। अब क्या करें? लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।